के वन और पर्यावरण मंत्री सम्माननीय संजय शर्मा जी, उपस्थित हमारी अलवर की कलेक्टर महोदया, एसपी महोदय, मेरे सामने उपस्थित हमारे सम्माननीय विधायक देवी सिंह जी, राजस्थान पत्रिका के ग्रुप एडिटर भुवनेश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख श्री बलबीर छिल्लर जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी, हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई योगेश मिश्रा जी, पंचायत समिति के प्रधान नसरू खान जी, पूर्व विधायक बनवारी जी, शहर के मेयर घनश्याम जी, और उसके साथ ही हमारे अलवर के उत्तर के जिलाध्यक्ष महासिंह जी, बस्तीराम जी, चचान जी, यहाँ उपस्थित सभी अलवर के प्रबुद्धगण और प्यारे बच्चों। पाराशर जी बहुत देर से कह रहे थे कि पत्रकारिता सरकार के विपक्ष में खड़ी होती है। पत्रकारिता न पक्ष में खड़ी होती है न विपक्ष में खड़ी होती है। सच्ची पत्रकारिता वो होती है जो सत्य के साथ खड़ी होती है। क्योंकि सत्य का अन्वेषण ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता अगर पक्ष में बंधेगी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं बन सकती। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवश्यकता है कि उसमें निष्पक्षता हो, उसमें अन्वेषण हो, उसमें समस्याओं को बढ़ाने की बात नहीं हो, समस्याओं के समाधान की बात हो। अगर समस्याओं के समाधान की बात नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि गुलाब कोठारी जी पत्रिका में इतने लंबे वेद के ऊपर अपने आलेख लिखते हैं। मनुष्य के मन में चलने वाली चिंताओं के साथ साथ सरकार की पॉलिसी की समस्याओं का समाधान करना ये पत्रकारिता का दायित्व होता है। वैसे पाराशर जी, मैंने भी पत्रकारिता करी है, इसलिए मैं बात इतनी ईमानदारी से आपके सामने रख रहा हूँ। और जब हम पत्रकारिता करते थे तो हम अपनी टेबल पे लिखा करते थे कि हम ये नहीं कहते कि शहर का हर पत्ता हमसे पूछ कर हिलता है, पर जब हिलता है तो खबर हमको भी होती है। ये पत्रकारिता है। और इसलिए कपूरचंद कुलिश जी ने जो पत्रकारिता को जिस मुकाम पे पहुंचाया, वो एक प्रूफ रीडर से और एक बड़े अखबार की नींव रखने में पहुंचाया। राजस्थान पत्रिका की जो विशेषता है वो उसका विमर्श है। राजस्थान पत्रिका ने हमेशा विभिन्न विषयों पे विमर्श को खड़ा किया है। चाहे राजस्थान पत्रिका में आज के 20 साल पहले छपने वाली गांव की डायरी होती हो, और चाहे राजस्थान पत्रिका में आध्यात्मिक विषयों को लिखा जाता हो, और चाहे राजस्थान पत्रिका में विभिन्न पर्यावरण से लेकर के शहरी विकास के विषयों को पूरी तरीके से लिखा जाता हो। और इसलिए पत्रिका ने छात्र आंदोलन, शिक्षा शुल्क वृद्धि, चुंगी वृद्धि, हाईकोर्ट की बेंच, ऐसे बहुत सारे विषयों को अपने इस लंबे दौर में चलाया है। और पत्रिका ने चुनाव के आकलन की एक ग्राउंड रिपोर्टिंग का सिस्टम भी खड़ा किया है। मुझे ध्यान है मध्य प्रदेश चुनाव में गुलाब कोठारी जी मेरे को भोपाल में मिले थे, और मैं आश्चर्यचकित था कि इस उम्र में भी गुलाब जी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लगभग 2-3 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके आए थे, और फिर भी गुलाब जी बिल्कुल युवा की तरह बात कर रहे थे। ये पत्रकारिता का जो नेतृत्व है, ये एक बड़ा नेतृत्व है। आज जब मैं विषय पे आ रहा था तो मुझे ये कहा गया कि आपको जल, जंगल और ज़मीन इस पर बोलना है। कुछ प्रश्न मैंने मांगे थे, और इसलिए पहला प्रश्न जो मुझे भेजा गया कि जल, जंगल, ज़मीन के दोहन से
पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इससे आने वाली पीढ़ियों का एक संकट खड़ा होगा, समाधान के लिए आप क्या हल ढूंढ रहे हैं? वास्तव में तो आगे से मेरा आपको सुझाव है, झगड़ा जल जंगल और ज़मीन का नहीं है, झगड़ा जल जंगल ज़मीन के साथ जीवन का है। इसलिए जीवन जरूरी है। और दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में 3 बड़े विषय हमारे सामने रहते हैं। पहला विषय, हम जो तरक्की कर रहे हैं उसका मेन सोर्स एनर्जी है। हमारी जो आज का जीवन है ये एनर्जी ड्रिवन है। आप यहाँ कार से आए हैं, एनर्जी का उपयोग किया है। मैं माइक से बोल रहा हूँ, अगर बिजली ना हो तो माइक नहीं चलेगा। मोबाइल है, एनर्जी ना हो तो वो नहीं चलेगा। किचन है, अगर आज बिजली गायब हो जाए तो 60% आपके इंस्ट्रूमेंट किचन के बेकार हो जाएंगे, आपका फ्रिज बेकार हो जाएगा। आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, आपका एसी से लेकर के कंप्यूटर तक सब एनर्जी ड्रिवन है। और मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि ही एनर्जी का निर्माण है। और जितना एनर्जी का एमिशन है उतना ही धरती का भी तापमान बढ़ेगा। ये तो इसका बाय प्रोडक्ट है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए इसके उपाय क्या है, ये पहला विषय है। दुनिया के सारे देशों ने इकट्ठा होकर के ये कहा कि इसका उपाय ये है कि हमको अपने अपने देश के राष्ट्रीय लक्ष्यों को तय करना चाहिए कि हम जो औद्योगिक उत्पादन बढ़ाएंगे, हम जो विकास बढ़ाएंगे, उसमें अपने देश का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। जो हम यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं, पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, 2015 में सारी दुनिया ने किया था। और भारत ने भी अपना लक्ष्य ये तय किया कि हम जो नया अपना औद्योगिक उत्पादन, ट्रांसपोर्ट का उत्पादन, इन सब को बढ़ाएंगे, तो उसके साथ साथ हम अपना कार्बन एमिशन को कम करेंगे। और दूसरा लक्ष्य ये दिया था कि एनर्जी के उत्पादन के लिए हम रिन्यूएबल के क्षेत्र में जाएंगे। और तीसरा ये कहा था कि हम अपने देश के जो कार्बन श्रिंक कहलाता है, जो हरित आवरण कहलाता है, उस हरित आवरण में वृद्धि करेंगे 3.3 बिलियन टन। मुझे आपको बताते हुए खुशी है, क्योंकि प्रश्न ये है कि आपके मंत्रालय और सरकार ने क्या किया है। 2015 में भारत ने दुनिया के सामने जो वादा किया था, जिसको एनडीसीज कहते हैं, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, भारत ने अपने एनडीसी में कहा था कि हम अपनी जो वैकल्पिक ऊर्जा है, वैकल्पिक ऊर्जा का अर्थ है सोलार है, जिसमें एमिशन बहुत कम होता है। धरती पे जितनी एनर्जी चाहिए उसकी 8 गुना ज़्यादा सूरज हमको भेजता है। ये जो ग्रीन एनर्जी है, भारत ने आज जो 2030 में 45% उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समय से 9 साल पहले 2021 में ही प्राप्त कर लिया। ये पहला विषय। दूसरा, जो कार्बन एमिशन को कम करना है कि अगर 2005 में हमारा उत्पादन इतना था, ये उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है, तो कार्बन एमिशन तुलनात्मक रूप से कम होता है। भारत ने इसका जो लक्ष्य 2030 में 40% का रखा था, उसको भी भारत ने 2022 में ही समय से 8 साल पहले ही प्राप्त कर लिया। और हम G20 में एक ऐसे देश हैं जिन्होंने दुनिया के दिए हुए लक्ष्यों को प्राप्त किया। और ऐसा नहीं है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप इसको छोड़ करके नहीं चल सकते, आपको अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की रिपोर्ट देनी पड़ती है। और हमने 2019 के अपने औद्योगिक उत्पादन के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। और इसलिए विषय जो है कि जल जंगल जमीन के संसाधनों का असमान वितरण कैसे रोका जाए, इसका एक ही तरीका है कि हर देश को अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों के हिसाब से काम करना होता है, क्योंकि एनर्जी को पहुंचाना ये हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। अब ऐसा नहीं होगा कि सरिस्का में रहने वाले लोग हैं, अगर सरिस्का के पास आ गए तो उन तक सड़क नहीं जाएगी, सड़क जाएगी, लेकिन एलिवेटेड सड़क को पहुंचाना ये सरकार की दृष्टि और लक्ष्य है। पेड़ भी ना कटे, सरिस्का भी सुरक्षित रहे और लोगों को आने जाने की सुविधा मिले। तो हमें इकोनॉमी और इकोलॉजी को साथ लेकर के चलना होगा। आज आप ये नहीं कर सकते कि
इकोनॉमी को आप एकदम बंद कर दें या इकोलॉजी को छोड़ दें, दोनों के बैलेंस के एटीट्यूड को लेकर चलना होगा। और इसलिए मेरे से जो तीसरा प्रश्न हैदराबाद को लेकर के पहुंचा गया है, निश्चित रूप से हमारे मंत्रालय ने इसमें ऑर्डर इशू किए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना कार्य किया है। जहां तक पेड़ लगाने की बात है, मेरे से पूर्व के हमारे दोनों जो वरिष्ठ नेता हैं, टीकाराम जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय संजय शर्मा जी हमारे मंत्री हैं, एक बात दोनों की अच्छी है, दोनों ने पेड़ लगाने के अपने अपने परिवार के संस्कार को जो रखा है, वो निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि ये विषय आज जन जन का, सबका प्रिय विषय बना है। और ये जो दोनों काम कर रहे हैं, ये सबको अपनाना चाहिए। आज से हम लोग भी एक सांसद संपर्क संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं और मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई, हमारे दोनों नेताओं ने भी वो भी बात करी है। हम हर पंचायत को 11 पौधे देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है ये आंदोलन जनता का है। हम 11 पौधे देंगे तो इसलिए नहीं देंगे कि पेड़ लगाओ, हम ये कहेंगे कि 11 हम दे रहे हैं, हरियाली 30 तक 111 आप करो। और भारत सरकार की तो योजना है, अगर गांव अपनी नर्सरी लगाता है तो 2 मनरेगा के मजदूर मिलते हैं। आप गांव में 200 पेड़ लगाते हो तो मनरेगा में की मजदूरी आपको मिलती है। जब इतनी बड़ी सुविधा हमारे पास है तो पेड़ लगाना तो हमारे हाथ में। प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया, तो उस समय ये विषय जब दुनिया के सामने रखा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, दुनिया के सारे देश के नेता इस बात पे भावुक होते हैं। उनका यह कहना है कि इस धरती पे हमारे पास 2 ही लोगों का उपकार है और किसी तीसरे का आपका इस धरती पे उपकार नहीं है। पहला आपकी मां का, जिसने आपको जन्म दिया, मनुष्य के रूप में आपको ये धरती देखने का अवसर दिया, ये आपकी मां का उपकार आपके ऊपर है। उसने 9 महीने तक आपको रखा और तो हम तो 5-6 साल तक तो सीधा कुछ भोजन, चलना, आपकी चिंता, आपका रोना, आपके रोने पे आपको उठाना, आप रात को भी रोने लगे तो उठाना, कितनी बड़ी सेवा। 5 साल 6 साल तक लगातार कोई माँ ही सेवा कर सकती है और कोई सेवा नहीं कर सकती। आपकी जिद पे भी आपको झिड़कना नहीं, आपको पहले खिलाना, खुद बाद में खाना, यही माँ होती है। तो धरती पे जो पहला हमारा उपकार है वो हमारी माँ का है और दूसरा जो उपकार है वो धरती माँ का है। इंसान सब कुछ बना सकता है, लेकिन इंसान किसी फैक्ट्री में गेहूं नहीं बना सकता, किसी फैक्ट्री में चावल नहीं उगा सकता। अल्टीमेटली फूड तो प्रकृति ही देगी, खेत में ही पैदा होगा, वो फैक्ट्री में पैदा नहीं होगा। फूड की वैरायटी को कुछ भी बना सकते हो, फूड से रोटी बना सकते हो अपने घर, लेकिन ओरिजिनल फूड, फल लगेगा, औषधि लगेगी, वो प्रकृति ही देगी। धरती पे जितना एनर्जी का सोर्स है, आपकी जो बिजली आ रही है, इसका लास्ट सोर्स प्रकृति ही देती है। कोयला प्रकृति देगी, यूरेनियम प्रकृति देगी, पानी प्रकृति देगी। तीसरा, आप कोई मेडिसिन बना लो, एलोपैथी बना लो, यूनानी बना लो, होम्योपैथी बना लो, आयुर्वेदिक बना लो, उसका लास्ट रिसोर्स प्रकृति ही होती है। चौथा, आप तिलों में से तेल निकाल सकते हैं, लेकिन ऑयल आप नहीं बना सकते, वो प्रकृति देती है। और पांचों में मजाक करता हूँ, धरती पे 2 लाख से ज़्यादा कीट पतंगों से लेकर मनुष्य तक स्पीशीज़ है। कॉस्मेटिक की केवल आदमी को ज़रूरत है, वो भी प्रकृति से ही आता है, बाकी किसी को ज़रूरत नहीं है। टाइगर को ज़रूरत है? नहीं है, हमें ज़रूरत है साबुन की, शेविंग की, चेहरे को सजाने की, ये प्रकृति से आता है। तो जो धरती पे जन्म हमको हमारी माँ ने दिया और जो पाल हमको प्रकृति रही है, आप कुछ भी बना लोगे, लेकिन प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता पूरी नहीं हो सकती। वो कृतज्ञता तभी पूरी हो सकती है जब एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर लगा करके धरती माँ के प्रति और अपनी माँ के प्रति उपकार को आप चुकाने का काम करें। और इसलिए एक पेड़ माँ के नाम, ये मैं तो खुद कई जगहों पे गया हूं, मेरे को लगता है ये सबसे भावुक अपील है। एक विषय
जो है कि हम दुनिया के टॉप 10 पर्यावरण के क्षेत्र में बन रहे हैं। हम लोगों ने नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम चलाया है, जिसमें 131 शहरों को लगाने का काम किया है। और 131 शहरों को लगाने के लिए हम लोगों ने उसकी मॉनिटरिंग का काम किया है। अलवर भी उस 131 शहरों में है। और आज यहाँ पक्ष विपक्ष के सभी नेता बैठे हैं। मैं सभी से कहता हूँ, इंक्लूडिंग राजस्थान पत्रिका से, राजस्थान पत्रिका दोनों के बीच में या किस तरफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सबसे कहता हूँ, शहर के लोगों से कहता हूँ, एक बार अलवर शहर ये संकल्प ले ले। इसमें कोई राजनीति नहीं है, श्रेय सबको मिलेगा। जितना मुझे मिलेगा उतना ही टीकाराम जी को मिलेगा, उतना ही संजय जी को मिलेगा। ये तो प्रसाद है, सबको मिलके बांटना चाहिए। लेकिन हमारे को एक ऐसा शहर बनना चाहिए जहाँ सब लोग राजनीति से ऊपर उठकर अलवर को सबसे स्वच्छ शहर बनाए। इसके श्रेय को जाने दीजिए। और कुछ विषय हम लोगों ने शुरू किए। पहला, पॉल्यूशन डस्ट से होता है। हमने लगभग 21 किलोमीटर की सड़क जहाँ डस्ट ज़्यादा था उसको पहचान करके 4.5 किलोमीटर की 2024-25 में और 14 किलोमीटर की 25-26 में इसके पेवमेंट को बनाने का काम किया, ताकि शहर के बीच में धूल ना उड़े। दूसरा, वेस्ट कलेक्शन को लेकर के एक लंबे समय से 5 साल जो बंद पड़ा था संयंत्र को, उसको शुरू करके अब हम उसको वापस से नए तरीके से उसको शुरू कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट सबसे बड़ी समस्या है। वैसे हम लोग जो पूरे देश में चलाते हैं, सेव एनर्जी, सेव वाटर, सेव फूड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक और हेल्दी लाइफस्टाइल। ये 7 चीज़ें हर शहर के लिए है। मैं यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों से बात करने जाता हूँ, IITs के बच्चों से बात करता हूँ। मैं कहता हूँ आज के समय में इसकी आवश्यकता है, ऐसे स्टार्टअप आए, ऐसी टेक्नोलॉजी आए। कितना फूड हम वेस्ट करते हैं। ये फूड आ कहाँ से रहा है? प्रकृति से ही तो आ रहा है। और इसलिए शहर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोगों ने वापस से ठीक करने का काम किया है। प्लांटेशन में भी सब लोगों ने ये काम किया है और शहर में नगर वन बनाने की बात को हमने बढ़ाने का काम किया है। और यही कारण है कि पिछले 2-3 सालों से जो मॉनिटरिंग की टीम गई है, उन्होंने देखा है कि एयर क्वालिटी को सुधारने का काम हुआ है। दिल्ली के भी विषय को हम जानते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो व्हीकल पॉल्यूशन था। लगभग 21% व्हीकल पॉल्यूशन था। जो हमने ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे और वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे बनाया है, उसका कारण ये था कि ये सारा जो बाहर का कमर्शियल व्हीकल है वो दिल्ली से बाहर चला जाए। हम इस सारे रीजन में CNG के आधार पे सारी उद्योग लेके आए। दिल्ली में तो हमने 100% CNG से कर दिए हैं। हमने जो फ्यूल जो यूज़ किया जाता BS4 से BS6 पे हम लोग लेकर के गए हैं। पेड़ लगाने के विषय को आगे बढ़ाया है। एक और विषय है कि भारत में जो वन बच रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, मेरे से प्रश्न पूछा है। हम लोग हिंदुस्तान में सारे फॉरेस्ट का हर 2 साल में सर्वे कराते हैं और उसकी रिपोर्ट को ओपन करते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो इस देश में 47 टाइगर रिजर्व थे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 2025 में अब हमारे देश में 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, जिसमें लगभग 80,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का क्षेत्र है। और हम ये मानते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी का जो जहाँ पे ये बिग कैट्स पाए जाते हैं, बिग कैट माने दुनिया में टाइगर तभी सरवाइव कर सकेगा जब उसका प्रे रहेगा। प्रे तभी रहेगा जब वहाँ पे वेजिटेशन रहेगी। वेजिटेशन जब ही रहेगी जब वहाँ पे नीचे माइक्रोबायोलॉजी के जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो रहेंगे। जंगल अपने आप में एक इकोलॉजी होता है। और दुनिया में जो 7 बड़े बिग कैट पाए जाते हैं, जिसमें 5 तो हिंदुस्तान में है,
चीता है, टाइगर है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है और लॉयन है। एक हमारे देश से ख़त्म हुआ, हम लेकर के आए, उसका इंटरकॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन हम लोगों ने किया चीता का। 2 जो हैं वो लैटिन अमेरिका में पाए जाते हैं, जगुआर है, प्यूमा है। अब प्रधानमंत्री जी की पहल पर दुनिया के 97 देशों को इकट्ठा करके हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया है। भारत ने पिछले 10 सालों में इस सारे जंगल, जीवन, जड़, जमीन, इस सारे विषयों को लेकर बड़े क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम शुरू करे हैं। बड़े जानवरों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया है, वैकल्पिक ऊर्जा के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है। ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा आती है, बाढ़ आती है, तूफान आता है, हम तो भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे हर साल तूफान को देखते हैं, उसमें कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने। भारत ने CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। हम लोग ये जानते हैं कि 5-6 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, वो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, स्टील का सेक्टर है, एल्यूमिनियम का सेक्टर है। भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन का फोरम बनाया है। वैकल्पिक ईंधन बढ़े, इसके लिए बायोफ्यूल बढ़े, इंटरनेशनल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें और जमीनी स्तर पर अपने शहर की सफाई, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हम जल, जंगल, जमीन के साथ जीवन को सुरक्षित रख सकेंगे। और मैं ये मानता हूं कि पत्रिका ने इस संबंध में बहुत अच्छी तैयारी करी है। मैं बचपन से पत्रिका का पाठक रहा हूं और पत्रिका के इस कार्य को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।